अच्छा भैया, आज स्टार्ट करेंगे हम हेलोजिनो अल्केन्स। हेलोजिनो अल्केन्स एल्केन्स बेसिकली होता क्या है कि एल्केन्स में हाइड्रोजन की जगह पे आप हेलोजन डिस्प्लेस कर देते हो तो हेलोजिनो अल्केन्स हो जाते हैं। अगर हेलोजन को मैं फॉर एग्जांपल हेलोजन को मैं अगर एक्स से रिप्रेजेंट करूं, ठीक है, लेट से मैंने ये इथेन था तो मैंने इसमें एक हेलोजन लगा दिया, एक या एक से ज्यादा जितने मर्जी लगा लो तो क्या बन जाता है, हेलोजिनो अल्केन। यू जस्ट सब्स्टिट्यूट वन और मोर देन वन हाइड्रोजन्स फॉर एनी हेलोजन। ओके, हेलोजन्स तीन तरह की हैं। देयर इज प्राइमरी हेलोजन। प्राइमरी हेलोजन होती है जिसमें हेलोजन एक ऐसे कार्बन के साथ अटैच होती है जो आगे सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच होती है या एक अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होती है। ये होती है प्राइमरी हेलोजिनो अल्केन। 1 डिग्री का मतलब होता है प्राइमरी। और जब हेलोजन एक ऐसे कार्बन के साथ अटैच होती है जो दो आर ग्रुप्स के साथ अटैच होता है तो इट इज कॉल्ड सेकेंडरी हेलोजिनो अल्केन। And if a halogen is attached to a carbon which is attached to 3 alkyl groups, it's called tertiary halogen alkane. Right? So ये तीन types of haloalkanes होती हैं। Okay, आगे हम बात करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? कलरलेस होते हैं, ठीक है। जनरली they are immiscible with water. They are immiscible with water, which means कि पानी में ये बहुत ज़्यादा डिजोल्व नहीं होते विद वाटर। तो छोटे हेलोजिनो अल्केन्स हैं वो फिर भी हो जाएंगे थोड़े बहुत, लेकिन जो बड़े हैं वो बिल्कुल नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक हेलोजन है C2H5Cl, राइट, तो इसमें अगर मैं बॉन्ड की बात करूं तो ये CCl बॉन्ड जो है ये पोलर है। ये पोलर होने की वजह से दिस विल मेक सम ऑफ इट डिसॉल्व इन वाटर, बिकॉज वाटर में पोलर चीजें डिसॉल्व हो जाती हैं। लेकिन अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा कार्बन्स हैं और फिर एक Cl लगा हुआ है तो इसकी पोलैरिटी जो है वो एज सच मैटर नहीं करेगी, क्योंकि पूरी जो पीछे टेल है वो नॉन पोलर है, ठीक है। तो जो छोटे हेलोअल्केन्स होते हैं वो फिर भी थोड़े बहुत पानी में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन जो बड़े हेलोजिनो अल्केन्स होते हैं वो बिल्कुल भी सॉल्युबल नहीं होते बिकॉज ऑफ द नॉन पोलर कार्बन चेन दे हैव। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ऑब्वियसली ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ये टोटली सॉल्युबल होंगे और ये अक्सर जो है एज अ सॉल्वेंट यूज होते हैं। रिएक्टिविटी जो है वो भी हेलोजिनो अल्केन्स की एल्केन से ज्यादा होती है बिकॉज ऑफ कार्बन एंड हेलोजन बॉन्ड है। कार्बन हेलोजन बॉन्ड है, इस वजह से इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। रिएक्टिविटी इज ग्रेटर देन एल्केन्स, क्योंकि यहाँ पे आके अब कार्बन पॉजिटिव हो जाता है पार्शियल और ये नेगेटिव हो जाता है। अब यहाँ पे कौन सी चीज आके अटैक करती है? यहाँ पे एक चीज आके अटैक करती है, नेगेटिव चीजें आके अटैक करती हैं। जिस तरह एल्कीन्स में पॉजिटिव चीजें आके अटैक करती थी, इधर नेगेटिव स्पीशीज आके अटैक करते हैं, ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल्स। जिनको हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल्स। होता क्या है कि जो आपका कार्बन हेलोजन बॉन्ड होता है वहां पे न्यूक्लियोफाइल जो है आता है यहाँ पे अटैक करता है, ठीक है, और कार्बन के आगे न्यूक्लियोफाइल लग जाता है। तो ये न्यूक्लियोफाइल लग जाता है आगे। न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल्स आर नेगेटिव स्पीसीज, क्योंकि इन्होंने पॉजिटिव कार्बन पे अटैक करना है और ये जो हेलोजन है उसको डिस्प्लेस कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, हेलोजन की जगह पे आके न्यूक्लियोफाइल लग जाता है। ये पीछे ऑब्वियसली कार्बन चेन है पूरी जो भी चल रही होगी, मैं सिर्फ इस बॉन्ड की बात करूंगा, इसी की वजह से रिएक्टिविटी होती है इनकी। तो न्यूक्लियोफाइल कम्स इन प्लेस ऑफ हेलोजन्स, तो हम कहते हैं क्या हो रही है? इट्स व्हाट्स हैपनिंग इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब इसके मैकेनिज्म भी हम डिस्कस करेंगे, पहले इनके रिएक्शंस देख लेते हैं जल्दी से। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को मैं एक दफ़ा फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास है CH3CH कहाँ पे लगाएं? एक्चुअली यहीं पे लगा देते हैं CH एंड देन वी हैव अ Br। तो जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल के ऑब्वियसली क्या है? नेगेटिव एंटिटी है ना, नेगेटिव, और इसके ऊपर पास लोन पेयर होते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे आके अटैक करेगा, यहाँ क्या क्या अटैक करता है, Br निकल जाता है, न्यूक्लियोफाइल आके Br की जगह पे लग जाता है, राइट। तो इसका मैकेनिज्म डिटेल से पढ़ेंगे। पहले हम बात करते हैं इनके रिएक्शंस की।
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस करने हैं पहले हम। अब डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल्स हम बेसिकली अटैच करेंगे इन प्लेस ऑफ हैलोजेंस। पहला रिएक्शन है हमारा रिएक्शन विद अल्कलीज, रिएक्शन विद एल्कलीज। अभी हम एग्जांपल जो अल्कली की यूज कर रहे हैं दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या हो रहा है, CH3 CH2Br है फॉर एग्जांपल, रिएक्टिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, और आपका CH3 CH2, और इसमें जो Na और OH में न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा, जो नेगेटिव स्पीसी है, तो OH इज द न्यूक्लियोफाइल। BH Br की जगह पे OH लग जाएगा, और ये Br यहाँ से निकलेगा और Na यहाँ से निकलेगा, और ये मिलके NaBr बना लेंगे, ठीक है। तो अब इसमें तो मैंने खैर पूरा कंपाउंड शो किया है ना, जो कि न्यूक्लियोफाइल दे रहा है। जनरली आपको जरूरत नहीं होती, आप सिर्फ न्यूक्लियोफाइल शो कर सकते हो, आप इस तरह से कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2Br reacting with OH नेगेटिव, राइट, और साथ में कंडीशन में लिख दो आप हीट, और सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस, और इसमें आप हीटिंग करते हो अंडर रिफ्लक्स। हीट अंडर रिफ्लक्स, हीट अंडर रिफ्लक्स का क्या मतलब होता है, हीट अंडर रिफ्लक्स होती है फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ऐसा रिएक्शन मिक्सचर है जिसका रिएक्शन जो है वो मैंने करवाना है 50 डिग्री सेल्सियस पे हीट करके, लेकिन इसके जो रिएक्शन है, रिएक्टेंट्स हैं, उनमें से कोई एक भी ऐसा है लेट्स से जो 30 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो जाता है, लेकिन मुझे रिएक्शन 50 पे करवाना है, क्योंकि ये रिएक्शन 50 पे करते हैं और मुझे खास रेट चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसके ऊपर एक कंडेंसर लगा दूंगा, ठीक है। तो जो 30 डिग्री सेल्सियस वाला अगर वेपराइज होकर ऊपर जाएगा ना, तो जो कंडेंसर है उसको कूल डाउन करेगा और वेपर्स को लिक्विफाई करेगा, और वो वेपर्स में वापस रिएक्शन मिक्सचर में गिर जाएंगे। तो आपका जो रिएक्टेंट है वो लूज नहीं होगा, ठीक है। तो आपका रिएक्टेंट वेपर फॉर्म में नहीं रहेगा, वो वापस गिर जाएंगे, और बनेंगे वो वापस गिर जाएंगे। तो दिस वे वो रिएक्ट होते जाएंगे और सारा का सारा रिएक्टेंट रिएक्ट हो जाएगा, इवन दो जो आपका ऑपरेटिंग टेम्परेचर है वो उस रिएक्टेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा है, ठीक है। That's what it means by heat under reflux. You're heating it, but with a reflux, which means you have installed a condenser, which is refluxing anything that is being vaporized. तो ये मैं वही रिएक्शन लिख रहा हूँ दोबारा, Br की जगह पे OH लग जाएगा। तो ये था पहला रिएक्शन विद एल्कली, ठीक है। अब लेट्स से मैं रिएक्शन करता हूँ विद साइनाइड, रिएक्शन विद साइनाइड, साइनाइड होता है Cn, साइनाइड इज अ नेगेटिव आयन, ओके। तो मैं रिएक्शन करता हूँ, तो C अगेन C, और यहाँ पे लगा हुआ है मेरे पास, चलो ब्रोमीन लगा देता हूँ, ओके। तो इस पे मैंने साइनाइड डाला। साइनाइड कहाँ से आता है, इसकी कंडीशन होती है बेसिकली NaCN से आ रहा होता है, और NaCN इन एथेनॉल इज इट्स कंडीशन, और इसकी हीट अंडर रिफ्लक्स होती है, reflux. NaCN is the reagent या reactant, ethanol is the solvent, heat under reflux is the condition, right? तो क्या होगा, Br की जगह पे सिंपली आके Cn लग जाएगा, नो बिग डील, ठीक है। ऑब्वियसली Na यहाँ से इस Br को अटैच हो गया, NaBr बना रहा होगा, बट वी डोंट नीड टू राइट दैट, क्योंकि इट्स एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो हमें बस दिखाने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, अब जब आप एक एल्केन में आप एक साइनाइड डाल देते हो, वो अटैच हो जाता है इस तरह से, तो एक ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स बनते हैं जिनको कहते हैं नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स इज साइनाइड अटैच टू एल्केन्स, यानी कि ब्रोमीन की जगह इस तरह हमने साइनाइड लगा दिया, तो नाइट्राइल्स इट्स लाइक अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड, जैसा एल्केन है, एल्कीन है, और ये ऊपर जो नाइट्राइल बना है उसका नाम होगा इथेन नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल, ठीक है जी। इसलिए ये आगे भी जाता है फर्दर रिएक्शन, बट मैं डिस्कस करूंगा बाद में, क्योंकि पहले मैं आपको करवा रहा हूँ जो ये सारी क्या हो रही है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये न्यूक्लियोफाइल है, नेगेटिव स्पीसी है, ये सब्स्टिट्यूट हो रहा है हेलोजन की जगह पे आके, ठीक है। और क्या होता है, और होते हैं इसमें अमोनिया के साथ रिएक्शन है। आई विल कम बैक टू दिस रिएक्शन जब मैं करवा चुका हूँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। रिएक्शन विद अमोनिया, अमोनिया के साथ रिएक्शन होगा अगेन C2H5Br ले लो, और अमोनिया इज NH3, ठीक है। आप इवन यहाँ पे नहीं लिखना, तो आप ये एरो डालो और लिखो अमोनिया, लेकिन अमोनिया इज इन एथेनॉल, ठीक है। ये भी हीट अंडर रिफ्लक्स ही होता है,
यहाँ पे क्या होगा, सी NH3 तो नहीं लगेगा, NH2 लगेगा, यहाँ पे आके NH2 लग जाएगा Br की जगह पे, और इसका एक H और इसका Br मिलके HBr बना देते हैं। ओके जी, तो ये तीन हमारे रिएक्शन थे अमोनिया के साथ, साइनाइड के साथ और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जो कि एग्जांपल्स हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। ठीक है, अब ये जो साइनाइड के साथ रिएक्शन हुआ था, यानी कि ये जो बना था इथेन नाइट्राइल, ये ना आगे फर्दर भी रिएक्ट कर जाता है, इसकी हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं हम। इसकी क्या कर सकते हैं हम, इसकी हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं हम। इसमें पानी डालें इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और एल्केली, एसिड हाइड्रोलिसिस करनी है या बेस करनी है। ठीक है, तो क्या होता है, ये जो CN है ना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। CN गेट्स कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, और N की जगह पे क्या बन जाता है, N से बन जाता है NH3। ठीक है, तो अगर तो आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, यानी कि एसिड डाला हुआ है, तो COH ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये जो अमोनिया है, क्योंकि ये बेस है, ये न्यूट्रलाइज हो जाएगी। न्यूट्रलाइज कैसे हो जाएगी, बेस हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेती है, तो ये हो जाएगा NH4+1। और अगर आप यही रिएक्शन डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में कर रहे हो, तो ये होगी बेसिक हाइड्रोलिसिस। तो उस केस में अमोनिया ऐसी रहेगी क्योंकि वो बेस है, लेकिन एसिड जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यानी कि उसकी हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये नाइट्राइल्स बनाए थे हमने पहले। ठीक है, अभी नाइट्राइल्स की हाइड्रोलिसिस हो रही है। बेसिकली आप हेलो एल्केन से नाइट्राइल बनाते और नाइट्राइल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते थे। तो ये जो है ना वो पाथवे है। अब जो इनके और रिएक्शंस हैं, एक रिएक्शन इनका और है, दैट इज कॉल्ड एलिमिनेशन, जो हमने पहले भी किया था। एलिमिनेशन रिएक्शन हर वो रिएक्शन होता है जिसमें एक मॉलिक्यूल रिमूव होता है और डबल बॉन्ड बन जाता है। जिस तरह से इसमें भी ऐसे ही होगा। उसमें जो हमने किया था पहले एल्कीन्स में, H और OH रिमूव हो रहे थे, इसमें लेट से यहाँ पे मैंने Br लगाया हो, यहाँ पे BH है, यहाँ पे BH है। तो अगेन इसके पास दो ऑप्शंस रहता है, ये HBr बना दे, ये HBr बना देगा तो डबल बॉन्ड दूसरा और तीसरा कार्बन यहाँ दोनों पे लगेगा, और अगर ये यहाँ पे बना दे इधर वाली कंडीशन पे, तब यहाँ पे बनेगा, लगेगा। दोनों एक ही कंपाउंड है, दोनों ही प्रोपानीन बन रहे हैं। ठीक है, इनकी जो कंडीशंस होती हैं वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड एथेनॉल। जो हमने एल्कोहल फ्रॉम एल्कीन किया था, ओ सॉरी, एल्कीन फ्रॉम एल्कोहल किया था, जो हमने वो एलिमिनेशन की थी, उसमें कंडीशन थी एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हीट। इसमें कंडीशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड, बट इन एथेनॉल यही सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर हम एक्वस कर देंगे तो ये OH लग जाएगा Br की जगह पे जाके, क्योंकि वो हमने पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस होगा तो Br की जगह पे OH लग जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी। अगर ये NaOH को एथेनॉल में डालोगे तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन देगा इस तरह से। ठीक है जी, ओके। ये रिएक्शंस की टाइप थी। अब हमने जो करना है, हमने जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ा है उसका मैकेनिज्म देखते हैं। हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, इसके दो रूट्स हैं, एक होता है SN1 और एक होता है SN2। N for nucleophilic, S for substitution, N1 for number of molecules involved in one step। इसमें एक मॉलिक्यूल है, इसमें दो मॉलिक्यूल्स हैं। ये यूनिमॉलिक्यूलर स्टेप होता है, ये यूनिमॉलिक्यूलर होता है, ये बायमॉलिक्यूलर होता है। तो दोनों हम डिस्कस कर लेते हैं। SN1 में क्या होगा, SN1 में एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा है एक स्टेप में। ठीक है जी, अब स्टार्ट करते हैं। SN1 मैकेनिज्म है हमारा, तो मैं लेता हूँ CH3C, चलो मैं एक टर्शरी हेलो एल्केन लेता हूँ। ठीक है, और उस पर मेरा Br लगा हुआ है, इट इज रिएक्टिंग विद अ न्यूक्लियोफाइल, चलो हम OH ले लेते हैं। ठीक है जी, OH। तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ आए होंगे क्योंकि नेचुरली पोलर है मॉलिक्यूल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, पहले स्टेप में ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ब्रोमीन ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके आगे चला जाता है, और यू आर लेफ्ट विद दिस मॉलिक्यूल,
कार्बन के ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अभी तो पार्शियल पॉजिटिव है ना, फुल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया कार्बन। अब अभी OH ने यहाँ पे हिट नहीं किया, OH यहाँ पे हिट करेगा। तो पहले स्टेप में एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है जिसमें उसका बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और दूसरे स्टेप में OH आके अटैक करेगा तो ये OH Br की जगह पे आके ये लग जाएगा COH। इट्स मच इजियर देन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें आपके दो एरोज आते हैं और जस्ट हैव टू शो द डाइपोल्स एंड द कार्बोकैटायन हियर। ओके, ये है आपका SN1। SN1 जो है वो आपके टर्शरी हेलो एल्केन्स शो करते हैं। टर्शरी हेलो एल्केन्स आपके SN1 शो करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए ये रूट प्रेफरेबल होता है क्योंकि इसमें उनको लोएस्ट एक्टिवेशन एनर्जी फेस करनी पड़ती है। ठीक है, और अगर मैं SN2 की बात करूं, अब ये एक ही स्टेप में दो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो रहे होंगे, यानी कि जिस टाइम पे ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, मैं पहले बना लूँ पार्शियल पॉजिटिव, you have CH3 and have Br नेगेटिव, और यहाँ पे बस है OH नेगेटिव। तो जिस टाइम पे ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा उसी टाइम पे ये अटैक भी कर रहा होगा, यानी कि एक ही स्टेप में दो मॉलिक्यूल्स आ गए हैं। तो इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, लेकिन जस्ट टू शो आप एक बना दो ताकि क्लैरिटी हो जाए। इसमें इंटरमीडिएट बनता नहीं, कोई स्टेबल इंटरमीडिएट नहीं बनता है इसमें, रिमेंबर दैट। ठीक है, इसे शो करने के लिए बना रहा हूँ CH3C, और चूंकि अभी ये 3 डायमेंशंस में है तो वी हैव टू यूज दिस OH और Br। ये मैं डॉटेड से इस वजह से बना रहा हूँ क्योंकि एक बन रहा है बॉन्ड और एक बन रहा है इस टाइम, बाकी हमारे पास ये, अच्छा ये जो है हम प्राइमरी ले लेते हैं H और H। ओके, H एंड H। अच्छा, अभी हो क्या रहा है, ये Br बॉन्ड टूट रहा है, दिस बॉन्ड इज ब्रेकिंग, और जितना ये टूट रहा है उतना ये बन रहा है, दिस बॉन्ड इज फॉर्मिंग, और इसके ऊपर ओवरऑल क्या चार्ज है, नेगेटिव आया हुआ है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादती हो रही है इस पे। कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड्स बना सकता है मैक्सिमम, तो ये 5 यहाँ पे शो हो रहा है, एक्स्ट्रा 5 बन रहा है। नो, 5 नहीं बन रहा है, जितना Br बॉन्ड टूट रहा है उतना OH बॉन्ड बन रहा है। इवेंचुअली क्या होगा, पूरा Br बॉन्ड बन जाएगा और ये OH जो है, सॉरी, पूरा OH बॉन्ड बन जाएगा और पूरा Br रिमूव हो जाएगा, एंड देन यू आर लेफ्ट विद वही CH3C OH H, सिंपली Br इज रिप्लेस्ड बाय OH। यहाँ पे OH कर लो, चलो यहाँ पे, क्योंकि Br यहाँ पे था। ठीक है, तो डिफरेंस क्या हुआ इनमें, ऊपर वाले में पहले बॉन्ड ब्रेक हो रहा था फिर OH हिट कर रहा था, तो एक स्टेप में एक ही मॉलिक्यूल था। SN2 में जो है वो बॉन्ड Br वाला Cr बॉन्ड जो है वो भी ब्रेक हो रहा है, उसी टाइम पे OH भी अटैक कर रहा है। जिस टाइम पे कार्बन हेलोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है उसी टाइम पे कार्बन हाइड्रोक्साइड बॉन्ड बन भी रहा है। तो ये SN2 है और ये शो करते हैं प्राइमरी हेलो एल्केन्स, ये बात याद रखना, ये प्राइमरी हेलो एल्केन्स शो करते हैं क्योंकि इसमें उनको इस रूट से उनको कम एक्टिवेशन एनर्जी फेस करनी पड़ती है। अगर कोई टर्शरी हेलो एल्केन होगा और उसकी तुम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवा रहे हो तो उसके ज्यादातर मॉलिक्यूल्स SN1 से चले जाएंगे, SN1 मैकेनिज्म से। ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे जो SN2 से भी जाएंगे, क्योंकि वो वाले मॉलिक्यूल्स होंगे जिनके पास बहुत ज्यादा एनर्जी होगी, तो उनको मैटर ही नहीं करता कि भाई एक्टिवेशन एनर्जी कम है या ज्यादा है, वो आराम से चले जाते हैं, उनकी एनर्जी एक्टिवेशन से ज्यादा ही होती है। लेकिन ज्यादातर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी एक्टिवेशन से कम होती है, तो वो फिर SN2 नहीं ले पाएंगे, वो SN1 लेंगे। सेम हैपेंस हियर SN2 के केस में। अगर प्राइमरी हेलो एल्केन होगा तो ज्यादातर मॉलिक्यूल्स SN2 के रूट से चले जाएंगे क्योंकि वहां पर उनको कम एक्टिवेशन एनर्जी फेस करनी पड़ेगी और उनके पास एनर्जी कम है। और बहुत कम मॉलिक्यूल्स होंगे जो प्राइमरी के केस में SN1 से जाएंगे क्योंकि उसमें उनको ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, और जो ऑब्वियसली सेकेंडरी रह गए, सेकेंडरी हेलो एल्केन दोनों SN1 SN2 दोनों एक ही उससे शो करते हैं।
अच्छा जी, आगे है हमारे पास इसकी रिएक्टिविटी की बात कर लेते हैं। हेलो एल्केन्स की रिएक्टिविटी की। अच्छा देखो, RI RBr, बल्कि ऊपर से नीचे आते हैं, क्लोरीन से आ जाते हैं। RCl, R का मतलब कार्बन का जो अल्काइल ग्रुप जो है, RCl, RBr और RI। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, सारे एटम्स हैं, इनका साइज बड़ा होता जा रहा है डाउन द ग्रुप। इनका साइज बड़ा होता जा रहा है डाउन द ग्रुप। अगर इसका साइज ये है तो इसका साइज ये है और इसका साइज ये है। इवेंचुअली क्या होगी, बॉन्ड लेंथ जो है वो बढ़ती जा रही है, बॉन्ड लेंथ बढ़ती जा रही है, न्यूक्लियस से लेकर इलेक्ट्रॉन तक की जो लेंथ है वो बढ़ती जा रही है। तो जितनी बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाती है उतनी आसानी से बॉन्ड टूट जाते हैं। अगर जितनी लंबी स्टिक होगी उसको तोड़ना उतना आसान होगा, जितनी छोटी स्टिक होगी उसको तोड़ना उतना मुश्किल होता है। तो इसका मतलब है RI बॉन्ड जो है वो वीकेस्ट होगा। तो वीकेस्ट बॉन्ड, अगर आप इसकी डेटा बुकलेट में बॉन्ड एनर्जी भी देखोगे तो सबसे कम होगी इन तीनों में से। और RCl जो होगा उसका स्ट्रॉन्गेस्ट होगा इनमें से बॉन्ड, क्योंकि उसका क्लोरीन जो है वो स्मॉलेस्ट है। इसका मतलब ये जो RI है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, यानी कि जिस चीज में आयोडो लिखा होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगी, मोस्ट रिएक्टिव होगी। जो क्लोरो लिखा होगा वो लीस्ट रिएक्टिव होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ, लेट से उसमें तीनों चीज़ें हैं, क्लोरीन भी है, फ्लोरीन भी है, और क्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है और आयोडीन भी है। तो सबसे पहले आयोडाइड आएगा, आयोडाइड के प्रेसिपिटेट्स बनेंगे, फिर ब्रोमाइड के बनेंगे, फिर क्लोराइड के बनेंगे, बेस्ड ऑन द रिएक्टिविटी। अच्छा, आगे हम बात करते हैं डिफ्रेंशिएट आप करते कैसे हो हेलो एल्केन्स में, डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन हेलो एल्केन्स। तो मैंने एक सॉल्यूशन लिया, इसमें हमें नहीं पता कि कौन सा है, कोई एक हैलाइडाइन है, एक्स है, ठीक है। इसमें मैं क्या क्या डालूंगा, इसमें मैं डालूंगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के ड्रॉप्स, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सिल्वर नाइट्रेट और नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो प्रेसिपिटेट अगर क्लोराइड होगा तो प्रेसिपिटेट आएंगे AgCl के, अगर ब्रोमाइड होगा तो प्रेसिपिटेट आएंगे AgBr के, और अगर आयोडाइड होगा तो प्रेसिपिटेट आएंगे AgI के। AgCl के प्रेसिपिटेट्स वाइट होते हैं तो आपको पता चल जाता है कि अच्छा ये क्लोराइड है। AgBr के प्रेसिपिटेट जो हैं वो होते हैं क्रीम, तो देख के पता लग जाता है ये ब्रोमाइड है। और AgI के प्रेसिपिटेट होते हैं पेल येलो, तो देख के पता चल जाता है कि ये आयोडाइड है। दैट्स हाउ यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट हैलाइड आइंस, ठीक है जी। आगे इनके यूजेस हैं। तो यूजेस हैं वो हेलोजन अल्केन के, जिस तरह फॉर एग्जांपल कौन कौन से हेलो अल्केन है, बस CCl4 है, वो सॉल्वेंट्स में यूज, एज अ सॉल्वेंट यूज होता है। आपका जो PTFE होता है वो आपका अक्सर नॉन स्टिक पैन्स में यूज होता है। आपके कुछ CFCs होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, वो एरोसोल्स के तौर पर यूज होते हैं। इसके अलावा वो रिफ्रिजरेंट्स के तौर पर यूज होते थे, जिसकी वजह से ये ओजोन डिप्लीट होना शुरू हो गई थी। उसके बाद आपके PVC होते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये PVC पाइप्स में यूज होता है, ठीक है ना। तो ये नोट्स में भी मिल जाएगा। बाकी इसका पोल्यूशन एस्पेक्ट भी होता है हेलो एल्केन्स का, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्या हैं, हेलो एल्केन्स ही तो हैं। और ये क्या कर रहे हैं, ये आपकी ओजोन को डिप्लीट करते हैं। कैसे करते हैं, अब होता ही है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने क्लोरोफ्लोरोकार्बन लिया है, वो है CF3Cl, ठीक है। तो ये CF3 ये बॉन्ड टूटेगा होमोलिटिकली और क्लोरीन का फ्री रेडिकल बन जाएगा। ये क्लोरीन के जो फ्री रेडिकल्स बनाते हैं ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये ओजोन O3 के ओजोन, इसको हिट करते हैं और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस वजह से जो है वो आपकी ओजोन डिप्लीट हो रही है, क्योंकि ओजोन के साथ क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स रिएक्ट करते हैं और ऑक्सीजन में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। और अक्सर बच्चे कहते हैं सर ऑक्सीजन बनना तो अच्छी बात है, नहीं अच्छी बात नहीं है, उस टाइम पे तो ऊपर बन रही है ना, ऊपर किसने ब्रीथ करनी है ऑक्सीजन, सही है। पॉइंट इसके हमारी जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो खत्म हो रही है ओजोन की। तो ये कोई भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन ले सकते हो, CF2Cl2 ले लो, ठीक है। तो वो होगा यही कि क्लोरीन का फ्री रेडिकल्स बनते हैं, वो ब्रेक होते हैं, क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स बनते हैं, ठीक है। और ये क्लोरीन, ये ब्रेक कैसे होते हैं, ऑब्वियसली यूवी लाइट से ब्रेक हो जाते हैं, यूवी लाइट से ये ब्रेक हो जाते हैं। क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स आर बेसिकली द रीजन why ozone is getting depleted. So this was game set and chapter
इंशाल्लाह उसके बाद अब हम आगे कार्बोनिल करेंगे।